मनोहर सुबह तड़के उठकर घर में पूजा करते हुए जोर जोर से घंटी बजा रहा था। ओफो, ये बुढ़ा भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देता। ना जाने क्या सोचकर मेरे घर वालों ने इस घंटी बजाने वाले से मेरी शादी करवा दी थी। अरे याद आया, आज तो मेरी किट्टी पार्टी है, कुछ अच्छी सी ड्रेस निकाल लेती हूँ पहनने के लिए। ये सोचकर शारदा अपनी अलमारी खोलती है। ये वाली ना, ये वाली ड्रेस तो कुछ खास नहीं है, ये वाली पहनूं? नहीं यार, ये तो कुछ समय पहले ही पहनी थी, तो फिर क्या पहनूं? आखिर क्या पहनकर जाऊं मैं किटी पार्टी में? अरे शारदा, ओ शारदा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से मेरे लिए नए कपड़े भी नहीं दिलवाते। लेकिन कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर 3 साड़ियां लाया था। मुझे वो साड़ियां नहीं पसंद, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है। जाओ जाकर अपनी बहू को ही वो साड़ियां दे दो। अब निकलो मेरे कमरे से, नहीं तो ऐसी पिटाई करूंगी कि कभी भूलोगे नहीं। मनमोहन अब कमरे से बाहर आ जाता है और उदास होकर हॉल में आकर बैठ जाता है। वहीं खड़े उसके दोनों बेटे बहू ये सब तमाशा देख रहे थे। देखा तुम लोगों ने, उसने मुझसे कैसे बात की। इस औरत के लिए मैं कितना भी कुछ कर लूं, ये कभी खुश नहीं होती। शायद मेरा नसीब ही खराब है जो ऐसी पत्नी मुझे मिली। खैर, मैं मंदिर होकर आता हूँ। उस दिन मनमोहन सुबह का निकला हुआ शाम को एक बुरखे वाली औरत के साथ घर लौटता है। उधर शारदा भी जीन्स टॉप पहनकर किटी पार्टी से लौटती है। अपने पति को बुरखे वाली औरत के साथ देखकर वो हैरान रह जाती है। ये बुरखे वाली कौन है तुम्हारे साथ? ये फातिमा है, मेरी दूसरी पत्नी। हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या बाबूजी, आपने शादी कर ली? आपको ऐसा नहीं करना था बाबूजी। आपको माँ को इतनी बड़ी सजा भी नहीं देनी चाहिए थी। तुम इस बुरखे वाली को मेरी सौतन बनाकर ले आए। ये क्या तमाशा है इस घर में? तुम मेरी सौतन ले आए और वो भी मुस्लिम सौतन। ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। और हाँ, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मेरी कोई मनाही नहीं है। और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। लेकिन अब फातिमा मेरी पत्नी है और इसे अब कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो फातिमा, अंदर मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मनमोहन फातिमा के साथ कमरे में चला गया। शारदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ ही दिन में फातिमा ने घर का सारा काम संभाल लिया। मुझे ये नॉनवेज नहीं खाना। ये मुस्लिम तो हमारी रसोई का सत्यानाश करके छोड़ेगी। मुझे नहीं खाना ये सब खाना। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। कोई बात नहीं शारदा जी, मैं आपके लिए वेज में कुछ बना देती हूँ। अब वो उसके लिए वेज खाना बना कर लाती है, जो शारदा को पसंद तो आता है, लेकिन फिर भी वो उसके बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं करती। लेकिन फातिमा की तारीफ तो अब मोहल्ले वाले भी करने लगे। वाह, क्या किस्मत पाई है मनमोहन भाई साहब ने, जो इस उम्र में भी इतनी अच्छी पत्नी मिल गई उन्हें। देखो तो कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। ऊपर से खुद को ऊपर से नीचे तक ढक कर भी रखती है। हाँ, उस बेशरम शारदा की तरह तो नहीं है, जो छोटे और मॉडर्न कपड़े पहनकर इस बुढ़ापे में घूमती है, वो अलग। ये सब सुनकर शारदा को बड़ा ही गुस्सा आता है। सभी गाँव वाले अब फातिमा की ही तारीफ करते हैं। फिर एक रोज, चलो फातिमा, आज हम दोनों साथ में फिल्म देख कर आते हैं। बहुत साल बीत गए मुझे किसी के साथ फिल्म देखने गए हुए। जी आप कुछ देर ठहरिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मनमोहन फातिमा के साथ फिल्म देखने चला गया। ये देख शारदा मन ही मन खूब जलती है, लेकिन अब सिवाय पछताने के उसके पास और कोई चारा भी क्या था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज उस गांव में कुछ अजीब घटना घटने लगी। उस गांव के छोटे छोटे बच्चे अचानक से गायब होने लगे। अब गांव वालों को शारदा पर शक होने लगा। मुझे लगता है इन बच्चों के गायब होने में शारदा का ही हाथ है। एक यही है इस गांव में जिसका स्वभाव सबसे अनोखा है। ना तो ये बच्चों को पसंद करती है और ना ही उनके साथ अच्छे से पेश आती है। रुक जाइए, यूँ किसी पर इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं। किसी के कैरेक्टर और कपड़ों को देखकर उसके व्यवहार को जज नहीं किया जा सकता। और सच्चाई क्या है इसका पता हमें लगाना ही होगा। और अगर मैं इस बात का पता ना लगा सकूं, तो आप लोगों को जो ठीक लगे वो इनके साथ कीजिएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब फातिमा जासूसों की तरह दिन रात इस बात का पता लगाने लगी। और फिर एक रोज गांव की दूसरी तरफ बनी पहाड़ी की गुफा से वो एक तांत्रिक को पकड़ कर ले आई। साथ ही उन सब बच्चों को छुड़वा कर ले आई जो उसने बलि देने के लिए उस गुफा में कैद करके रखे थे। वो उस तांत्रिक को सब गांव वालों के सामने लेकर आती है। कौन है तू मूर्ख औरत? मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तू जानती नहीं मैं कितना बड़ा तांत्रिक हूँ। होगा तू कहीं का बड़ा तांत्रिक, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं तुझे जलते हुए कोयले में डाल दूंगी अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया। तूने इस गांव के बच्चों को गायब किया है ना?
हाँ, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि मैं इस अमावस्या पर उन सब की बलि देकर बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। मुझे पता था शारदा के पहनावे और व्यवहार की वजह से उसे इस गांव में और उसके परिवार में कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने इस काम के लिए इस गांव को चुना ताकि सबका शक इस शारदा पर ही जाए और मैं और भी शक्तियां हासिल कर ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन इस बुरके वाली औरत ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? फातिमा ने अब अपना बुर्का उतारा तो अंदर उसने पुलिस की ड्रेस पहन रखी थी। उसका ये रूप देखकर सभी हैरान रह गए। फातिमा, ये तो हाँ, यही मेरी सच्चाई है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। जब मुझे पता चला कि इस गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं तो मैं इसका पता लगाने के लिए मनमोहन जी के साथ उनकी नकली पत्नी बनकर इस घर में आई, क्योंकि मुझे इस गांव में रहकर ये पता लगाना था कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। और आज ये मेरी पकड़ में आ गया। अब उम्र भर जेल में बैठकर ऐसा सड़ेगा, कोई शक्ति से नहीं बचा पाएगी। थैंक यू मिस्टर मनमोहन, मेरी मदद करने के लिए। इसका मतलब आपने दूसरी शादी नहीं की? नहीं, ये सब तो मैंने फातिमा मैडम की मदद करने के लिए किया था, साथ ही तुम्हें सबक सिखाने के लिए। शारदा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया कि हर चीज एक उम्र के हिसाब से ही सही लगती है। उसने मनमोहन से माफी मांगी। साथ ही उस दिन के बाद उसने छोटे कपड़े पहनना भी छोड़ दिया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हे भोले भंडारी, अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। मुझ पर? मतलब? अरे मतलब हम पर बनाए रखना। हाँ, ठीक है। अच्छा सुनो, आप वापस कब आओगे? ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम तो जानती ही हो, काम के सिलसिले में मैं 3 दिन बाहर रहता हूँ और बस 3 दिन ही घर पर रह पाता हूँ। हाँ, जानती तो हूँ, पर आपके बिना मन नहीं लगता। सूना सूना सा लगता है घर। क्यों? माँ तो है ना तुम्हारे साथ, फिर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? अरे माँ जी तो सारा दिन पूजा पाठ और सत्संग में ही लगी रहती हैं। फिर तो बड़ी दिक्कत होती होगी तुम्हें। एक काम करता हूँ, तुम्हारी एक सौतन ले आता हूँ, फिर तुम भी खुश और मैं तो डबल खुश। खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, लेट हो रहा हूँ, अब निकलता हूँ। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद राजीव ने अपनी माँ के पैर छुए कर घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करता। उसके इस व्यवहार की वजह से ही वो सबका प्यारा था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते और साथ ही उसका बहुत सम्मान करते। लगभग 1 घंटे बाद राजीव शहर पहुंच चुका था। वहां बस अड्डे के पास ही एक मंदिर था। राजीव उस मंदिर में गया और फिर, हे भोले भंडारी, मुझे क्षमा करना, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर राजीव मंदिर के पीछे की तरफ चला गया, जहां अमूमन कोई नहीं जाता था। उसने अपना बैग खोला, फिर उसने अपनी शर्ट उतार कर वहीं पर पठानी कुर्ता और सिर पर एक गोल टोपी पहन ली। चंद पलों में ही राजीव पूरी तरह से बदल गया था। वो राजीव से रिजवान बन चुका था। एक गली से होते हुए वो एक दुकान में पहुंचा और फिर, अस्सलाम वालेकुम रहमत चाचा, इरफान, सुलेमान, कैसे हो आप सब? अरे भाई, पहली तारीख है आज, आ जाओ, सब लोग अपनी अपनी पगार ले लो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अरे चचा, आप मुझसे खुश हैं तो अल्लाह तो मुझसे खुश होगा ही ना। जरूर होगा बेटा, तुम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हो हमारे लिए। बस करो चचा, जितनी पगार है आपकी उतनी ही मिलेगी, इससे ऊपर एक पाई नहीं दूंगा। तो तारीफ करने का कोई खास फायदा नहीं है, समझे? दुकान से आगे बढ़कर उसने बाजार से कुछ फूल खरीदे और फिर एक घर में पहुंचा। अजी, रजिया बानो घर पर हैं क्या? नहीं है, वो चली गई अपने शौहर से नाराज होकर। वो क्या है ना, उनके शौहर उन्हें वक्त ही नहीं देते, तो क्या करती बेचारी, इसीलिए चली गई। या खुदा खैर कर, इतना गुस्सा तो फिर ठीक है। जब रजिया यहाँ है ही नहीं तो ये फूल मैं किसी और को दे आता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं, इधर लाइए। आप हर हफ्ते क्यों जाते हैं दूसरे शहर? यहाँ भी तो कपड़े की ढेर सारी दुकानें हैं ना। हाँ, पर यहाँ के कपड़े में वो बात नहीं जो सूरत के कपड़े में है। आने जाने में 3 दिन जरूर लग जाते हैं, लेकिन वहाँ के कपड़े की यहाँ बड़ी पूछ है। अगर अच्छा कपड़ा नहीं लाऊंगा तो अच्छे सूट कैसे बनेंगे, और अगर अच्छे सूट नहीं बनेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? रहमत चाचा, इरफान और सुलेमान की पगार भी तो निकालनी होती है ना हर महीने, और फिर तुम्हारे अब्बू। बस करिए, मैं समझ गई। 2 अलग अलग जिंदगियां जीकर राजीव सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या मालूम था कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। एक दिन शहर जाते हुए रिजवान की बस को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी।
इस हादसे में रिजवान बुरी तरह से घायल हो गया और फिर अस्पताल में। अब डॉक्टर साहब, इसे बचा लो, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। देखिए, हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते, बस आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि इसकी सांसें चलती रहें। बस बहुत हो गया। रसिया तो अपने शोहर से मिल लेगी, लेकिन अगर राजीव को कुछ हो गया तो मैं किस मुंह से अल्लाह के पास जाऊंगा। उसकी पत्नी सरिता को भी उससे मिलने का हक है। ये सोचकर रहमत चाचा फौरन बस पकड़कर राजीव के गांव पहुंचे और राजीव की पत्नी सरिता और उसकी मां सुमित्रा को लेकर अगले ही दिन शहर वापस आ गए। जैसे ही सरिता और सुमित्रा ने राजीव को अस्पताल के बेड पर देखा तो वो हैरान रह गए। अच्छा, तो ये है तुम्हारी सच्चाई, इसलिए तुम गांव में मेरे पास सिर्फ 3 दिन ही रह पाते थे, क्योंकि यहाँ आकर तुम गुलछर्रे जो उड़ाते थे। अच्छा है भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी है राजीव। रिजवान, ये लड़की क्या कह रही है? कौन राजीव? क्या कहा रिजवान? ओ, तो इसने मेरे साथ साथ तुम्हें भी बेवकूफ बनाया है। सच तो ये है कि ये रिजवान नहीं बल्कि मेरा पति राजीव है। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। राजीव कभी नहीं चाहता था कि उसका राज ऐसे खुले। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रहमत चाचा आगे बढ़े और भड़कते हुए बोले, अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। अरे ये अल्लाह का नेक बंदा है और भोले बाबा का सच्चा भक्त भी है। सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रही हो। ये किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। रजिया, जिस लड़के से तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी शादी तय की थी वो था असली रिजवान, जिसने आखिरी वक्त पर तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अब्बू से पूरे 20 लाख का दहेज मांगा था उसने, पर सलामत मियाँ कर्जे में डूबे हुए थे, कहां से देते इतने पैसे। इस फिक्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। एक तो उनके जाने का गम और दूसरा शादी टूटने की खबर सुनकर कहीं तुम टूट ना जाओ, इसलिए तुम्हारे अब्बू की दुकान में काम करने वाला राजीव सिर्फ तुम्हारे लिए रिजवान बन गया। और सरिता, ये जो तुम्हारा राजीव है ना, रजिया से शादी करने के बाद इसे बस तुम्हारी ही चिंता सताती रहती थी, क्योंकि ये तुमसे पहले ही सगाई कर चुका था और ये भी अच्छे से जानता था कि तुम सगाई टूटने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इसलिए इसने गांव आकर तुमसे भी शादी की समझी। तुम दोनों में खुद को बांटने का फैसला गलत था या सही, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या तुम दोनों में से किसी के भी साथ इसने कुछ गलत बर्ताव किया है कभी, या फिर किसी को कोई कमी होने दी है? बताओ। अब वहां एक गहरी खामोशी थी। सरिता और रजिया खामोश थी। राजीव की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उसकी मां सुमित्रा उसका सिर सहला रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद, मां, मैं जा रहा हूं। ये कहकर राजीव अपनी दुकान के लिए निकल गया और उसके जाते ही रजिया ने सुमित्रा को आवाज लगाकर कहा, अम्मी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए पराठे बना रही हूँ। आप रहने दो दीदी, आपकी नमाज का वक्त हो रहा है, पराठे मैं बना देती हूँ। अरे रहने दे, तुम्हारे हाथों में रजिया जैसा स्वाद कहाँ, और वैसे भी पूजा तो तुम्हें भी करनी है ना। जाओ, बाद में दोनों मिलकर पराठे बनाना, फिर तीनों साथ बैठकर खाएंगे। अब सब ठीक था, बल्कि पहले से बेहतर था। ना तो राजीव को खुद को बदलने की जरूरत थी और ना ही किसी से कुछ छिपाने की।